हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आज पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। आप लोगों को याद होगा कि अभी जो है पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो उसमें जो है 45 नंबर तक का जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये चीज देखे थे कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये चीज है क्या, इसका क्या योगदान रहा हमारे स्वतंत्रता यानी भारत को स्वतंत्र होने में, इसका कितना प्रमुख योगदान रहा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और एक चीज हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में, ये जो पार्ट 2 नंबर का होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो इसमें हम लोग ये चीज देखेंगे कि जो कांग्रेस है इसके पहले कौन कौन सी ऐसी पार्टियां जो बनी थी जो भारत को आजाद करवाने में कुछ ना कुछ उसका योगदान रहा है। लेकिन प्रमुख रूप से अगर वह पार्टी आपको देखने के लिए कौन मिलेगी जो आजादी को मतलब प्राप्त करवाई है, तो वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक है। इसके पहले तमाम पार्टियां बनी थी लेकिन वो जो है बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर काम नहीं कर पाए। तो देखिए, ये चीजें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यहां से आपके किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपका यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है, उसमें भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब आधुनिक भारत से सवाल आपके एग्जाम में पक्का बनेगा। और एक बात चीज आप लोग याद रखिएगा, जो आपका बिहार टीचर का एग्जाम होने वाला है, वहां तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में ही बात किया गया है। तो उसका एक प्रमुख पार्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसके बारे में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। और आप लोगों को बता दें कि इसके पहले जो है कि जितने भी अधिवेशन प्रमुख हुए हैं, लगभग 40-45 अधिवेशन तक वो हम लोग देख चुके हैं। आगे पार्ट 2 के माध्यम से सारे अधिवेशन को हम लोग फिनिश करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्टियां बनी कांग्रेस के बाद, जो है कांग्रेस के पहले बनी थी, जैसे होम रूल आंदोलन हुआ और तमाम इस प्रकार से बहुत सारी पार्टियां बनी, वह सफल नहीं हुई, लेकिन उसके बारे में चर्चा करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं, अपने अधिवेशन को देखते हैं। और देखिएगा, इसके पहले जो हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, कहां तक देखे हैं, देखिए 45 नंबर का अधिवेशन हम लोग देख चुके हैं। कौन सा नंबर का? 45 नंबर का, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद तो देखिए, सरोजनी नायडू के बारे में आप लोग देख चुके हैं पहली वीडियो में। क्या था ये? 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो है अध्यक्ष बनी थी। इसके पहले एक महिला और थी जो अध्यक्ष बनी थी, क्या नाम था? एनी बेसेंट। 1997 मतलब 1917 में, 1917 में, ठीक है। लेकिन वो कहां की थी? विदेश थी, मतलब आयरलैंड से आई हुई महिला थी। वो यहाँ पे कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनी थी, महिला तो थी लेकिन भारतीय नहीं थी, विदेशी महिला थी। तो अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछे कि वह कौन महिला है जो भारतीय है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद को संभाली थी, तो उनका नाम याद रखिएगा, सरोजनी नायडू। और ये कानपुर के अधिवेशन में जो है ये पद संभाली थी। इसके बाद मोतीलाल नेहरू कलकत्ता में अधिवेशन करते हैं, जो हम लोग देख चुके हैं 1928 में। प्रथम युवा कांग्रेस की बैठक हुई थी और नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था। और इसी के एक वर्ष बाद जो है पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। किसके द्वारा? लाहौर में अधिवेशन होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता होते हैं मोतीलाल नेहरू, जो 1928 में कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालते हैं। उसके एक वर्ष बाद यानी 1929 आपको देखने के लिए मिलता है कौन? जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के पुत्र रहते हैं, वह जो है लाहौर में कांग्रेस पार्टी का जो है अध्यक्ष पद को संभालते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया जाता है, मतलब भारत को पूर्ण स्वराज का दर्जा दिया जाए, इसके ऊपर जो है बहस होती है और इसको पेश किया जाता है किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। और एक चीज याद रखिएगा, इसी 1929 में एक घोषणा होती है 26 जनवरी सन 1929 को, कि भारत जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। कब मनाएगा? तो 1930 में मनाएगा। ये घोषणा होती कब है? ये होती है 1929 में, ठीक है। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं, तो इसको हम लोग देख चुके हैं। कितना अधिवेशन? 45 अधिवेशन। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले अधिवेशन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन है कहां का? 48 नंबर का अधिवेशन है, जो कहां पे होता है? मुंबई में होता है, बंबई में होता है, सॉरी। उस समय जो है, आज के समय पे मुंबई बोला जाता है, लेकिन उस टाइम पे बंबई बोला जाता था। तो उस टाइम पे हुआ था कहां पे अधिवेशन? बंबई में। तो कौन अध्यक्ष था? राजेंद्र प्रसाद। ये राजेंद्र प्रसाद कौन है दोस्तों? इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या है? प्रथम राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे, ठीक है। इनके बारे में ये चीज याद रखिएगा।
और यह राजेंद्र प्रसाद वही हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि जो संविधान सभा थी उसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन उसके ठीक 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया था, उनको चुना गया था। तो ये वही राजेंद्र प्रसाद है जिनको 1934 में जो है बंबई में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को संभालने का कार्यभार दिया गया। ठीक है, और इसमें जो है कांग्रेसी समाजवादी दल की स्थापना की गई। किसकी? जब ये अध्यक्ष बने तो वहां पे कांग्रेसी समाजवादी दल की स्थापना की गई। कब? 1934 में। और कहां पे यह अधिवेशन हुआ? तो बंबई में। बस इतना याद रखिएगा। इसके बाद 49 नंबर का अधिवेशन होता है जो 1936 में देखने के लिए मिलता है। कहां? 1936 में। देखिए अभी आप देखे होंगे 1929 में कौन बना? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग हुई। कब? कहां पे? लाहौर में। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर जवाहरलाल नेहरू जो है अध्यक्ष पद को संभालते हैं। कब? 1936 में। कहां पे? लखनऊ में। अब एक चीज और याद रखिएगा कि लखनऊ में इसके पहले एक और अधिवेशन हो चुका है। वो कौन नंबर का अधिवेशन था दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा वो 1916 में अधिवेशन हुआ था। कहां पे? लखनऊ में। जहां पे नरम दल और गरम दल मिलकर के कांग्रेस में शामिल हुई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुई थी। ठीक है, और 1916 में जो है कौन थे आप लोग बताने का प्रयास करिएगा कि उस समय अध्यक्ष कौन थे। इनका जो अध्यक्ष का नाम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए इसके बाद जो है 1936 में जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। कांग्रेस का लक्ष्य जो है समाजवादी निर्धारित होता है। फिर जवाहरलाल नेहरू 1937 में बनते हैं। तो देखिए 3 बार अब तक बन चुके जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। ठीक, एक बार 1929, उसके बाद 1936 और उसके बाद 1937। तीनों अधिवेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट वो वर्क करते हैं। देखिए पहला अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं जब ये 1929 में बनते हैं। इसके बाद 1936 में बनते हैं लखनऊ के कांग्रेस के अधिवेशन में। वहां पे क्या होता है? कांग्रेस का जो लक्ष्य है वह समाजवाद निर्धारित होता है। इसके बाद दोस्तों 1937 में फिर ये कांग्रेस का पद संभालते हैं, अध्यक्ष का पद संभालते हैं। और यहाँ पे जो देखा जाता है कि ये जो अधिवेशन होता है यह कहां होता है? फैजपुर में होता है। कहां? फैजपुर में होता है। यह भी सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है कि कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन जो अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। ग्रामीण प्रथम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहां पे हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा वो फैजपुर में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपका 51 नंबर का जो ये होता है आपका अधिवेशन होता है। इसको आप लोग देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अधिवेशन उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा की जा रही है। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है और उसकी स्थापना कैसे हुई पार्ट 1 में देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाइए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्ट 1 देखिएगा। ये पार्ट 2 है, देख करके ये दोनों चीज आपका समाप्त हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सारे फैक्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद एमसीक्यूज के माध्यम से आप इन सारी चीजों को सॉल्व करिएगा, आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन करके आएंगे। ठीक है, देखते हैं 51 नंबर का जो होता है 1938 में सुभाष चंद्र बोस होते हैं। क्या होते हैं? सुभाष चंद्र बोस इस समय जीतते हैं कांग्रेस का। ये जो है हरिपुरा अधिवेशन होता है और ये हरिपुरा आपको कहां देखने के लिए मिलता है? तो गुजरात में मिलता है दोस्तों। यहां पे क्या होता है? तो इनके द्वारा आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है। किस समिति का? राष्ट्रीय नियोजन समिति। मतलब राष्ट्र को किस प्रकार से हम लोग नियोजित किया जाए, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, तो इसका गठन होता है कब? हरिपुरा के अधिवेशन में जो गुजरात में पड़ता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष पद कब संभालते हैं? तो सन 1938 में संभालते हैं। इसके बाद 1939 का अधिवेशन होता है 52 नंबर का। वहां पे सीता पट्टा रमैया रहते हैं जो इनके खिलाफ रहते हैं, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। कौन जीतता है? सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं। लेकिन महात्मा गांधी का जो सपोर्टर रहते हैं यानी महात्मा गांधी जिसको सपोर्ट किए जाते हैं उनका नाम आपको देखने के लिए क्या मिलता है? 1939 में क्या होता है इनका? सुभाष चंद्र बोस होते हैं। ये हरा देते हैं सीताजी पट्टा रमैया को, वो चुनाव हार जाते हैं। लेकिन जीतता कौन है?
ये जीते आपके सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी नाराज होते हैं क्योंकि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के सपोर्टर में नहीं थे, सीताजी पट्टारमैया के सपोर्ट में थे। वो चूंकि वो हार जाते हैं, इसलिए गांधी जी नाराज होते हैं और राजेंद्र प्रसाद जो है, राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो देखिए, पहली बार सुभाष चंद्र बोस 1938 में पद संभालते हैं 1 वर्ष तक। फिर अगली बार 52 नंबर का जो आपका अधिवेशन होता है कांग्रेस का, इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है फिर जीतते हैं, लेकिन जो महात्मा गांधी के सपोर्टर होते हैं सीताजी पट्टारमैया, वो चुनाव हार जाते हैं और गांधी जी बहुत नाराज होते हैं, जिनकी वजह से जो है सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से। कब? 1939 में। इस्तीफा देने के बाद त्रिपुरी का अधिवेशन होता है। कौन सा? त्रिपुरी का अधिवेशन। इस अधिवेशन में फिर जो है आपके अध्यक्ष बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो आपसे कभी भी एग्जाम में सवाल पूछे कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो कितनी बार अध्यक्ष बने थे, तो याद रखिएगा 2 बार। लेकिन दूसरी बार जो है त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था, वहां पे जो है वो इस्तीफा दे दिए थे। अच्छा, प्रथम बार अध्यक्ष पद हेतु यहाँ पे मतदान हुआ था जिसमें वो जीते। मतलब इसके पहले जो है चुनाव नहीं होता था दोस्तों, इसके पहले मतदान नहीं होता था कांग्रेस के पद पे। यानी 52 नंबर का जो संविधान ये हुआ था आपका अधिवेशन, इसके पहले चुनाव होता था, नहीं होता था। 52 नंबर के बाद जो है 52वें से चुनाव स्टार्ट होता है और पहला जब चुनाव होता है अध्यक्ष पद का, इसमें विजयी घोषित कौन होते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस। ये चीज याद रखिएगा। और जब वो इस्तीफा देते हैं तो कौन बनता है अध्यक्ष पद पे? तो वो बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पे होता है 1939 में इन्हीं के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। एग्जाम में अगर आपके सवाल बने कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो आप हमेशा याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। 1939। कब वो अध्यक्ष का पद जीते थे? पहली बार मतदान हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी नाराज होते हैं और सुभाष चंद्र बोस अपने पद से इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष के पद पर पुनः नॉमिनेट किया जाता है। हो गया। 52 नंबर का आपका अधिवेशन समाप्त हुआ। अब हम लोग जो है 53 नंबर के अधिवेशन पर चलेंगे और एक चीज और ये देखेंगे, ये जो 53 नंबर का दोस्तों अधिवेशन होता है, ये आखिरी अधिवेशन होता है। 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं होता। मतलब 1940 से लेकर के 1945 तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। जो 53 नंबर का अधिवेशन है, सन 1940 में अबुल कलाम आजाद बनते हैं क्या? अध्यक्ष बनते हैं। किस पार्टी के? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और एक चीज याद रखिएगा, अगर कभी भी एग्जाम में सवाल बने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर ज्यादा समय तक रहने वाला कौन सा व्यक्ति है, तो आप लोग याद रखिएगा उनका नाम है अबुल कलाम आजाद। ये 1940 से लेकर के 1945 तक बने थे। 45 के बाद फिर अधिवेशन होता है, लेकिन उसके पहले 5 साल तक कौन रहते हैं? तो ये आपके अबुल कलाम आजाद साहब रहते हैं। और ये जो 1940 का अधिवेशन होता है, ये रामगढ़ में होता है। और इसी अधिवेशन में मतलब 40 से लेकर के इसके बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार किया जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप लोग जानते हैं कि 1942 में 8 अगस्त 1942 को, कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका उद्घाटन होता है, मतलब इसका प्रारंभ होता है। और इसी के एक दिन बाद जो है 9 अगस्त 1942 को क्या आता है? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर। और ऑपरेशन जीरो आवर चला करके जो तत्कालिक बड़े बड़े नेता रहते हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाता है और इस आंदोलन को पूरी तरह से दबा दिया जाता है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग 1940 के बाद आगे देख क्या होता है। देखिए, वही चीज बताया जा रहा है कि 1941 से 45 तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं होता है। इस समय तक जो है आपके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं वह अबुल कलाम आजाद होते हैं। और एक चीज इनके बारे में मैंने बताया कि सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष के पद पर कौन रहा कांग्रेस के? तो अबुल कलाम आजाद। इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद जो है 1946 में अधिवेशन होता है 54 नंबर का। 1940 रामगढ़ में अधिवेशन हुआ। अबुल कलाम आजाद साहब अध्यक्ष बनाए गए और ये 1945 तक रहते हैं। याद रखिएगा कि 1940 से 1945 के बीच में कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष पद का
चुनाव नहीं होता है, कोई बदला नहीं जाता। क्यों? क्योंकि 1939 के बाद से जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। उसी द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ऑपरेशन जीरो आवर, तमाम जो है योजना, क्रिप्स मिशन, तमाम चीजें चलाई गई। तो 1946 में स्वतंत्रता प्राप्त के समय 1947 में मतलब यही कांग्रेस के पद पर कौन थे? जेबी कृपलानी। 1946 और भारत आजाद होता है 1947, मतलब 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 तक कौन रहता है इस पद पर? तो आपके जेबी कृपलानी साहब रहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वही पट्टाभी सीतारमैया है जिनको सुभाष चंद्र बोस पहली बार जो चुनाव हुआ था 1939 में हराया था। ये जाकर के 1948 में भारत के फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और ये अधिवेशन कहां होता है? जयपुर में। इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हुई जिसके बारे में शेयर नहीं किया गया है। जेबी कृपलानी तक इंपॉर्टेंट है क्या कि भारत जब आजाद होता है यानी 1947 तक कौन रहता है? तो जेबी कृपलानी रहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। फिर 1948 में एक अधिवेशन होता है जहां पे पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष होते हैं और यह अधिवेशन आपको जयपुर में देखने के लिए मिलता है। अब देखिए आगे हम लोग क्या देखेंगे। अब विशेष अधिवेशन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए, मान लीजिए अभी आपका स्कूल चल रहा है, डेली चल रहा है, संडे को छुट्टी होती है, बीच में अचानक से ही गार्जियन मीटिंग बुला ली जाती है। तो जो गार्जियन मीटिंग होती है यह क्या होता है? विशेष होता है, मतलब स्पेशल चीज होती है। देखिए डेली मतलब हर साल तो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 1885 के बाद से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि अधिवेशन समाप्त हुआ, मान लीजिए फरवरी मार्च में अधिवेशन कोई समाप्त हुआ उस वर्ष का, और अगस्त सितंबर में कोई ऐसी मीटिंग हो गई, इमरजेंसी मीटिंग बुलानी है, तो उसके लिए विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था। तत्कालिक तौर पे जैसे इमरजेंसी के तौर पे बुलाया जाता था। तो कांग्रेस के भी क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट जो है विशेष अधिवेशन रहे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि विशेष अधिवेशन से सवाल एग्जाम में बनता है और ये जरूरी भी होता है विशेष अधिवेशन। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1885 से लेकर 1947 तक भारत को आजाद करने में बहुत बड़ा योगदान निभाया था। तो उसके बारे में चर्चा करना जाहिर सी बात है। और आज के समय में जो एनसीईआरटी बेस हो रहा है, एससीईआरटी बेस हो रहा है, वो चीजें जो है ज्यादा आपको आधुनिक भारत पर क्या कर रही है? लोड कर रही हैं। पहले होता था प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, इन सब पे बहुत जोर दिया जाता था, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा है भारत को समझने की, कि भारत की संस्कृति को समझने की, कि किस प्रकार से भारत आजाद हुआ और इसकी संस्कृति का क्या रहा, वेद रहे, पुराण रहे, इन सब चीजों के बारे में। तो देखिए कांग्रेस के हम लोग अधिवेशन देख लिए, कांग्रेस की स्थापना देख लिए, अब इसके बाद उसके प्रमुख अधिवेशन पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अधिवेशन की चर्चा करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्टियां थी कांग्रेस के पहले बनी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। फिर आगे जो हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक को मैं लास्ट में बता दूंगा, आप लोग थोड़ा सा तैयार करके आइएगा, क्योंकि जब टॉपिक आप तैयार करके आएंगे तो उसको पढ़ने का मजा अभी और थोड़ा अलग आता है, ठीक है। तो देखिए भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी का जो है 1918 में एक प्रमुख अधिवेशन होता है, विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। यह अधिवेशन मुंबई में होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं सैयद हसन इमाम, ठीक है। इसका मुख्य रूप से कोई विवरण नहीं होता है, बस ऐसे ही बुलाया जाता है, कोई बहुत बड़ी मीटिंग रहती है उसका ऑर्गेनाइज किया जाता है 1918 में। चूंकि आपको पता है कि 17 में चंपारण सत्याग्रह होता है, उसके बाद जो है 19 में जलियांवाला बाग कांड होता है, तीनों सबको देखते हुए इमरजेंसी में बुलाया गया था 1918 में। इसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन के समय लाला लाजपत राय बनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया और ये आपको कलकत्ता में देखने के लिए मिलता है, असहयोग आंदोलन पर चर्चा करने के लिए जो महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था। इसके बाद 1923 में अबुल कलाम आजाद, ये वही अबुल कलाम आजाद हैं जो 1940 में बनते हैं और 45 तक रहते हैं, सबको याद है। ये विशेष अधिवेशन के तौर पे भी अध्यक्ष बनते हैं और यहाँ पे जो है सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में किसको देखा जाता है? तो अबुल कलाम आजाद को, और यह अधिवेशन आपके दिल्ली शहर में हुआ था। 1923 में एक प्रमुख घटना और क्या थी? जो आपकी पुड़ कह रहे हैं स्वराज पार्टी है दोस्तों, क्या
स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना कौन किया था? तो मोतीलाल नेहरू, मोती नेहरू प्लस चितरंजन दास, चितरंजन दास। तो ये दो लोग जो है 1923 में प्रमुख घटना आपको देखने के लिए मिलती है। इसके बाद 1946 में एक अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए जाते हैं और यह अधिवेशन होता है दिल्ली में। क्योंकि आपको पता है, अभी आप लोग देखे भी हैं कि 1946 में जो मेन अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता देवी कृपलानी किए थे, लेकिन 1946 में एक विशेष अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे और यह दिल्ली में हुआ था। कब? 1946 में। फिर 47 में एक विशेष अधिवेशन होता है जब भारत आजाद होने वाला होता है, तो वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बनाया जाता है अध्यक्ष। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, 1948 में सीताजी पट्टाभी सीतारमैया बनते हैं। कब? 1948 में। उनके पहले कौन होता है विशेष अधिवेशन में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये कौन थे, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, तमाम चीजें इनके बारे में। हम लोग कहां से बिलोंग करते हैं? तो बिहार से। आगे देखते हैं अब हम लोग। देखिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। क्या तथ्य का मतलब? जैसे देखिए, उस समय अंग्रेज थे 1885 में, तो जब ये पार्टी बनाई गई एओ ह्यूम के द्वारा, एओ ह्यूम इनके द्वारा जब ये पार्टी बनाई गई दोस्तों, तो जानते हैं ये कौन थे? एओ ह्यूम एक रिटायर अधिकारी थे, मतलब ये अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे। ठीक है, तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसलिए किया था कि ये नॉर्मली भारत का की तरफ से हम लोग एक पक्ष रखेंगे कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, ताकि यहाँ का विकास हो सके, तमाम चीजें इसके बारे में। लेकिन जब ये पार्टी बड़े स्तर पे काम करने लगी, इसमें हिंदू हिंदू लोगों का, मतलब भारतीय लोगों का जमावड़ा ज्यादा होने लगा और बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल होने लगे, और तो दिक्कत हुई कांग्रेसों को। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी रहे, जैसे डफरिन रहा, करजन रहा, बिमल चंद्र बनर्जी जो भारतीय थे, तमाम लोग इस पार्टी के बारे में तमाम वाक्यांश दिए। जैसे लॉर्ड डफरिन था, वो ये कहा कि यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या बहुत कम है। तो ये कौन कहा था? लॉर्ड डफरिन। मतलब कि जो कांग्रेस पार्टी, ये बहुत छोटे लोगों की, बहुत कम लोगों की पार्टी है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसा सेंटेंस दिया गया और न्यूज़पेपर में छपा ये सेंटेंस। तो लोग पढ़े कि कांग्रेस तो है, तो अल्पसंख्यक पार्टी है, मतलब बहुत छोटे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, क्या भारत को विजयी बनाएगी या भारत को जीत दिलाएगी। अच्छा, इसके कहने के पहले बात जो है 1850 1905 में आपको देखने के लिए मिला, लॉर्ड कर्जन साहब ये बोलते हैं कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। इनको लग गया कि कांग्रेस जो है, लगता है अब अंग्रेजों को हमारे यहां से, मतलब भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेगी। तो ये सेंटेंस उन्होंने दिया कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ी गिन रही है और मैं इस मरते हुए को देखना चाहता हूं, मतलब मैं कांग्रेस पार्टी को खत्म होते हुए देखना चाहता हूं। ये चीज किसने बोला था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। और भारत के डब्ल्यू सी बनर्जी हैं, ये गरम दल के नेता थे, ये भी थोड़ा खफा थे, और ये क्या कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो वास्तव में डफरिन की देन है। अच्छा, जब एओ ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया, आईएनसी की, कब? 1885 में दोस्तों। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको देखने के लिए कौन मिलता है? तो लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। हालांकि इसका भी योगदान रहता है इस पार्टी को बनाने में, इसीलिए तो बिमल चंद्र बनर्जी जो है, डब्ल्यू सी बनर्जी हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन थी, यानी उसके दिमाग की उपज थी। इसके साथ ही साथ लाला लाजपत राय दोस्तों क्या कहते हैं इस पार्टी के बारे में, सुनिएगा, कि कांग्रेस सम्मेलनों को सिद्धित, यानी अच्छे तरीके से, और भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। मतलब कांग्रेस के सम्मेलनों को सिद्धित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दिया? तो आपके लाला लाजपत राय ने दिया। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक साहब क्या कहते हैं इस पार्टी के बारे में? कांग्रेस के बारे में बाल गंगाधर कहते हैं कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं बाल गंगाधर तिलक? देखिए, जैसे मेढक क्या करते हैं, मेढक की संज्ञा दी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लोगों को। बारिश होती है तो मेढक बाहर निकलते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से टर टर जो है वो सूचित करते हैं। तो एक वर्ष में एक बार निकलते हैं। उसी प्रकार से इन्होंने कहा, बाल गंगाधर साहब तिलक ने, कि अगर मेढक की तरह से हम साल में केवल एक बार टर्राएंगे, मतलब एक बार अधिवेशन करेंगे और कुछ चीज पारित करेंगे, उससे हमें आजादी नहीं मिलने वाली है। ये चीज किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक कहे थे। तो इतनी चीज आप लोग स्पष्ट कर लिए।
डफरिन के बारे में, कर्जन के बारे में, डब्ल्यूसी बनर्जी के बारे में और लाला लाजपत राय क्या बोले थे और बाल गंगाधर तिलक साहब क्या बोले थे, तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। यही से सवाल पूछता है। अब सवाल पूछ देगा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और मैं उसकी मौत का नजारा देखना चाहता हूं, किसने कहा था, किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था, तो बता दीजिएगा लॉर्ड कर्जन कहा था। और कांग्रेस अल्पसंख्यक जनताओं का, अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, ये किसने कहा था, लॉर्ड डफरिन कहा था। और लॉर्ड डफरिन वही है जिसके समय में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। तो ये सब चीजें देखने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अब पार्टियां होती हैं क्या, कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, ये देखना जरूरी इसलिए होता है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में सवाल बनता है कि जब भारत आजाद नहीं हुआ, मतलब 1885 से पहले भारत में क्या चल रहा था, क्या चल रहा था, क्या कोई भारत को जो है आजाद करने के लिए काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कि 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करता है और उसके बाद जो है यहां से शुरू होता है भारत को आजाद कराने का मुद्दा, या फिर 1857 को माना जाए। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण पार्टियां रही हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जिन्होंने बहुत अपना योगदान दिया, लेकिन हालांकि वो सफल नहीं हो पाई, लेकिन उनके बारे में चर्चा करना डेफिनेटली बनता है। देखिए एक रहती है पार्टी लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना किया जाता है 1838 में कलकत्ता में। इसके संस्थापक द्वारिका नाथ टैगोर। कौन दोस्तों, द्वारिका नाथ टैगोर। यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था है। अगर पूछे भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन है, राजनीतिक संस्था, अक्सर देखिए इसके पहले आप लोग यही जानते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, नहीं, सबसे पहली जो थी वो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, इसकी स्थापना की गई थी, यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। इसमें जो है क्या किया गया था इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस संस्था को बंगाल जमींदार सभा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, बंगाल जमींदार सभा के नाम से जाना जाता है किसको, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 को। तो भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन थी, तो लैंड होल्डर सोसाइटी थी। इसकी स्थापना 1838 में हुई थी, कहां पे, कलकत्ता में। आगे देखते हैं हम लोग, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में की जाती है। कब, 1843 में। और इसकी भी स्थापना एक अंग्रेज होते हैं वही करते हैं, जॉर्ज थॉमसन। इसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में कलकत्ता में की जाती है। इसके जो संस्थापक होते हैं राधाकांत देव होते हैं। इंडियन लीग की स्थापना 1875 कलकत्ता में होती है, शिशिर कुमार बोस होते हैं इसके संस्थापक। तो इसको कुछ ज्यादा देखना नहीं है, बस सिंपल से हम लोग देखते हुए आगे बढ़ चलते हैं। देखिए कलकत्ता में स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना होती है 1875 में, संस्थापक होते हैं आनंद मोहन बोस। और 1876 में एक और पार्टी होती है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसकी भी स्थापना कलकत्ता में होती है और इसमें जो थे अल्बर्ट हॉल में की जाती है। पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय समिति नाम होता है इसका, लेकिन बाद में पहले यानी पहले पहले होता है भारतीय राष्ट्रीय समिति, फिर उसके बाद होता है इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में कलकत्ता में। और इसके संस्थापक होते हैं एस एन बनर्जी व आनंद मोहन बोस। ठीक है, अगला कौन सी पार्टी रहती है, पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना कौन करवाता है, तो एमजी रखाड़ होते हैं और जेबी खोसी, जेबी जोशी, ये दोनों लोग मिल करके पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करते हैं। और ये कब होती है, तो 1870 में। ये जो इनकी पत्रिका होती है क्वार्टरली जर्नल, किसकी, एमजी रखाड़ की एक पत्रिका होती है क्वार्टरली जर्नल, इसके माध्यम से जो पूर्व पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की जाती है। इसके बाद महाल नेटिव्स एसोसिएशन की स्थापना होती है जो 1852 में देखने के लिए मिलता है। और इसके जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं गुजलू लक्ष्मी। कौन, गुजलू लक्ष्मी होते हैं। इसके बाद महाल महाजन सभा होती है 1884 में, यानी 1885 कांग्रेस से पहले महाल महाजन सभा, इसके संस्थापक होते हैं सुब्रमण्यम साहब। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। जो एक पार्टी होती है लंदन इंडिया सोसाइटी, इसकी 1865 में लंदन में स्थापना होती है, दादा भाई नौरोजी करते हैं और डब्ल्यूसी बनर्जी दोनों लोग मिल करके। अगर आपसे सवाल पूछे कि दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यूसी बनर्जी मिल करके एक पार्टी को जो लंदन में बनाए थे वो कौन सी पार्टी थी, तो लंदन इंडिया सोसाइटी नाम से एक पार्टी थी। इसके बाद
लंदन में अगली फिर सोसाइटी जो होती है यानी उसकी स्थापना करते हैं दादा भाई नौरोजी। उसके नाम होता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। वो 1866 में किया जाता है, किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसके बाद 1869 में बंबई शाखा के नाम से एक और पार्टी बनती है। उसके बाद वामले एसोसिएशन होता है 1852 में। फिर इसके दादा भाई नौरोजी ही संस्थापक होते हैं, यानी 3 पार्टियां ऐसी होती हैं जिसके दादा भाई नौरोजी संस्थापक होते हैं। लंदन इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, वामले एसोसिएशन। ठीक है, इस प्रकार मिला के 1865, 1866, 1852 में कौन पार्टी बनाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब आप लोग देखे होंगे इस प्रकार से हम लोग जो है अपने ये पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को हम लोग कंप्लीट किए। क्या क्या देखे? अधिवेशन का जो स्थान था, अधिवेशन में कौन कौन अध्यक्षता के पद को संभाले, और अधिवेशन में लिए गए प्रमुख निर्णय, और परीक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको आगे करवा दिया जाएगा। यानी कि अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, 40 से 50 सवाल जितने भी बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, जितने इंपॉर्टेंट हो गए प्रीवियस ईयर में पूछे गए हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे आपका बीपीएससी टीचर हो, एसएससी एग्जाम हो, कहीं से भी हो, मैं उसका संग्रह बनाऊंगा और ला करके सारे क्वेश्चन को एक वीडियो 2 वीडियो के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी सवाल है उसको समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए आप अपने एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।